हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे हम निकाल सकते हैं किसी भी तत्वों को। तो आप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं वादा करता हूँ कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संबंधित जितने भी डाउट है सब क्लियर कर दूंगा। तो मैं थोड़ा बेसिक से चलूँगा, थोड़ा समय लगेगा। यानी कि आप अगर इस बेसिक से अगर शुरू करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कभी भी अटक नहीं सकते, कभी भी भटक नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिर है क्या, हम इसे निकालते क्यों हैं? तो हमें यह पता होना चाहिए सर्वप्रथम कि जितने भी तत्व हैं वो सभी परमाणु से मिलकर बने हैं और सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी कि सभी परमाणु के बहुत सारे कक्ष होते हैं और उन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो भरने की सीमा होती है वह निश्चित होती है कि पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ हो सकती है और दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ हो सकती है। तो यही जो भरने का तरीका होता है परमाणु में, जो परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की जो भरने की तरीका होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ऐसे सीधा सीधी अगर हम लिख देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कभी भी कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप क्या समझते हैं, तो हम यही बताएंगे कि हम यह जानते हैं, उसको समझाकर बोलेंगे कि हम यह जानते हैं कि जितने भी तत्व हैं वह परमाणु से मिलकर बने और हम यह भी जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और परमाणु के जितने भी कक्षा है उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने की सीमा होती है और उन सीमाओं से ज़्यादा नहीं भरा जा सकता है, उन सीमाओं से कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और इसी के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो जान लेंगे कि तत्व किससे बना होता है, तो परमाणु से बना होता है और परमाणु में बहुत सारे कक्षाएं होती है। जैसे कि मान लिया जाते हैं कि ऐसे ये परमाणु कोई तत्व का और ये परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बीच में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है, न्यूक्लियस है और इन सभी को जो है इनको हम लोग कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्ष। इसको इंग्लिश में ऑर्बिट भी कहते हैं या तो एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ENERGY, एनर्जी लेवल यानी कि ऊर्जा स्तर कहते हैं। एनर्जी लेवल यानी कि ऊर्जा स्तर कहते हैं, ऊर्जा स्तर। और इन कक्षाओं में उप कक्षा उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उप कक्षा उपस्थित होता है। यानी कि यह जो तत्व है, सबसे पहले तत्व समझेंगे। तत्व जो एक घर है और उस घर में परमाणु जो है अलग अलग रूम है, उस रूम में भी कक्ष है। मतलब परमाणु एक घर है और परमाणु में कक्ष जो है वह रूम है और इस कक्ष में भी 4 प्रकार के उपकक्ष पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक S होते हैं, दूसरा P और तीसरा D और चौथा F होते हैं। और इन कक्षाओं का जो नाम है वह इस तरह से K है, L है, M है, N है, O है, P है, इस तरह से जाता है। यानी कि जैसे कि M हो गया ये और फिर अगला जो हो जाएगा N हो गया, ये हो गया कितना, O हो गया, इसी तरह से PQ तक जाता है। ये कक्षा का नाम है। ये K जो है प्रथम कक्षा, L जो है दूसरा कक्षा है, M तीसरा कक्षा है, N चौथा कक्षा है, O पांचवा कक्षा है, P छठा कक्षा है। और इन कक्षाओं में यह जो SPDF है, SPDF, इन कक्षाओं में यह 4 उपकक्षा उपस्थित होते हैं। मतलब कि पहला कक्ष में एक उपकक्ष होते हैं, दूसरा मतलब कि पहला कक्ष जो है वह छोटा होता है, दूसरा उपकक्ष थोड़ा उससे बड़ा होता है, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष उससे भी थोड़ा बड़ा होता है। तो जैसे जैसे कक्ष की मतलब कि साइज होगा वैसे वैसे उसमें उपकक्ष की संख्या भी होगी। और ज़्यादा अधिकतम से अधिकतम उपकक्षाओं की संख्या कितनी हो सकती है? 4। यानी कि पहला कक्षा में 1 जाएगा, दूसरा कक्षा में 2 वो साथ में जाएगा, तीसरा कक्षा में 3 वो साथ में जाएगा और चौथा कक्षा में 4 वो साथ जाएगा। ठीक है, तो पहला कक्षा में केवल कितना जाएगा? S जाएगा। कितना जाएगा? S जाएगा, यानी कि 1 जाएगा, 1 जाएगा। इसको पहला कक्षा है तो 1 से सूचित करेंगे और दूसरा कक्षा में 2 हो जाएगा यानी कि SP और दूसरा कक्षा है इसलिए 2 से लिखेंगे 2S और ये 2P। ठीक है, तीसरा कक्षा में 3 हो जाएगा यानी कि 3S, 3P और 3,6। हम ये जो है 3D हो जाएगा, 3D। इसको हम क्यों लिख रहे हैं 3 यानी कि तीसरा कक्षा में, मतलब कि तीसरे कक्षा वाले उपकक्ष हैं 3SP, 3S, 3P, 3D। अभी घात के बारे में पता करेंगे
चौथा कक्ष में 4 हो जाएगा, यानी कि 4s 4p 4d और 4f। चौथा कक्ष के बाद जितने भी कक्ष होंगे सब में 4 उपकक्ष जाएंगे, यानी कि इसमें पांचवा में भी हो जाएगा कितना 5s 5p 5d 5f। उसके बाद f के बाद होता ही नहीं। अब इसमें पावर की बात की जाए तो पावर की बात की जाए तो s पर पावर 2 होता है, p पर पावर 6 होता है, d पर पावर 10 होता है और f पर पावर 14 होता है, यानी कि 4 प्लस प्लस करके जाता है। यानी कि ये इसको याद कैसे करेंगे, s स्क्वायर p6 और d से 10 f14, d से 10 f से 14, यानी कि s स्क्वायर p6 d से 10 f14। आशा करता हूँ याद होगा। अब इस पर पावर बैठा देंगे, s स्क्वायर 2s स्क्वायर, p पर पावर कितना 6, फिर स्क्वायर 6, फिर d से 10, फिर स्क्वायर p6 d से 10 f14, फिर स्क्वायर 6 10 14। इस तरह से पावर भरा होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि 1s स्क्वायर मतलब हो गया ये पहला कक्षा में उपस्थित है, और यह 2s स्क्वायर 2p6 का मतलब कि कौन सा कक्षा में, दूसरा कक्षा में उपस्थित है, और 3s स्क्वायर 3p6 और 3d10 जो है वह तीसरा कक्षा में उपस्थित है। इसका कहने का मतलब, और यह जो 4s स्क्वायर 4p6 और 4d10 और 4f14 जो है यह चौथा कक्षा में उपस्थित है। तो यहाँ से हम यह बता सकते हैं कि कोई भी तत्व है उनके परमाणु में जो प्रथम कक्षा होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं अधिकतम से अधिकतम। तो जैसे जैसे कि मान लीजिए पहला है, तो जैसे जैसे बीच से बाहर निकलते जाएंगे वैसे वैसे कक्ष की जो साइज है बढ़ती जाएगी, और कक्ष की साइज बढ़ेगी तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। तो पहला कक्ष में आने की यह जो घात है, जो घात है उसको हम समझ लेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो प्रथम में क्या है, प्रथम कक्षा में 1s स्क्वायर 1s स्क्वायर, यानी कि प्रथम कक्षा में स्क्वायर जितना पावर है इसको कह सकते हैं कि प्रथम कक्षा में उतना इलेक्ट्रॉन है। तो प्रथम कक्षा 1s स्क्वायर है, 1s स्क्वायर, इसका मतलब कि प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 2 है। अब दूसरा कक्षा में 2s स्क्वायर 2p6 है, इसका मतलब 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया। तो किसी भी तत्व के मतलब कि दूसरे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 भरी जा सकती है और पहली कक्षा में 2 भरी जा सकती है। अगर कोई पूछे कि किसी भी तत्व के प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, और दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, यानी कि अधिकतम 8 भरी जा सकती है। कम से कम 5 6 4 3 2 1 भी भरी जा सकती है। तीसरी कक्षा की बात की जाए तो 2 और 6 2 8 8 10 18। तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी अधिकतम हो सकती है, 18। तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 भरी जा सकती है। उसी तरह से चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 2 और 6 2 8 8 10 18 18 14 32। चौथा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 32 भरी जा सकती है, और कम से कम कुछ भी हो सकता है, 0 छोड़कर। यानी कि कहने का मतलब प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32, और चौथी के बाद तो सबसे मेरा आता है कि चौथा भी 32, तो पांचवा भी 32, छठा भी 32, इस तरह से जा सकता है। तो याद करेंगे, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम संख्या कितना 18, चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 32। अब हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे उस पर चर्चा करते हैं, कैसे निकलता है। तो अब हम इसको इस तरह से ग्राफ से समझेंगे। एक अफवाह का ग्राफ होता है, उसको हम देखें पाने सिखाते हैं। पहला कक्षा डायरेक्ट देखते हैं कि कैसे होता है। पहला कक्षा को हम 1 से सूचित करेंगे, दूसरा कक्षा को 2 से, तीसरा को 3 से, ऐसे तो हम K L M N से भी सूचित कर सकते हैं, O P भी सूचित कर सकते हैं, मतलब ऐसे 5 तक आनी वो तक लेकर चलेंगे, चल जाएगा। पहला कक्षा में कौन है, खाली 1s स्क्वायर है,
1s स्क्वायर। दूसरा कक्षम क्या है, तो 2s स्क्वायर 2p 6, सामने सामने लिखेंगे 2s स्क्वायर और 2p 6, 2p 6। तीसरा कक्षम देखते हैं, तो तीसरा कक्षम 3m है, तो 3m माने कि 3s स्क्वायर 3p 6 और 3d 10, ऐसे लिखते जाएंगे 3s स्क्वायर 3p 6 और 3d 10। चौथा कक्षम कितना है, 4s स्क्वायर 4p 6 4d 10 और 4f 14, 4s स्क्वायर 4p 6 4d 10 4d 10 और 4f 14। इस तरह से सभी, इसके बाद वाला जितना भी होगा सब में वैसे ही हो जाएगा। 5s स्क्वायर 5s स्क्वायर 5p 6 5p 10 5d 10 और 5f 14, ठीक है। इतने ही तक लेते हैं 5 तक। अब इसको क्या करेंगे, घेर देंगे। क्या करना है, घेर देंगे। यह जो ग्राफ होगा वो आप वाव का ग्राफ हो जाएगा। यह जो बहुत प्रचलित है, हम इसको घेर देंगे, घेरेंगे इस तरह से, घेर दिए। मैं ऐसा करता हूँ, यह जो है आपको बनाने चला होगा। हम पहले बताए थे कि पहला कक्षा में 1 हो जाएगा, दूसरा कक्षा में 2 हो जाएगा। पहला कक्षा को 1 के साथ लिखेंगे, दूसरा कक्षा को 2 से और तीसरा कक्षा को 3 के साथ लिखेंगे। 1s 2p 6 1 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें एक एरो खींचेंगे। क्या करेंगे, एरो खींचेंगे इस तरह से। जो जो सामने कट रहा है उसको काटते जाएंगे। ये आ गया और ये आ गया, देख रहे होंगे ध्यान से। अगर नहीं दिख रहा होगा तो गाढ़ा कर देते हैं, मान लीजिए ब्लू कलर से लिख इस तरह से। अब इसमें करना क्या होता है कि अब इससे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। मैं यह जो ग्राफ है, ये इसको हम अफवाह का ग्राफ भी कहते हैं। इसको अगर पारने आप सीख गए और ये समझ में आ गए तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक भी आपसे छूटने वाला नहीं। तो इसमें करेंगे क्या कि जैसे जैसे तीर जाएगा वैसे वैसे लिखेंगे, डायरेक्टली लिखते जाएंगे। और जो यह पावर है इसको हम इलेक्ट्रॉन की संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे मैं अगर ले लेता हूँ सोडियम, सोडियम क्या होता है 11 होता है, सोडियम की परमाणु संख्या 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले यहाँ से चलेंगे, जैसे जैसे तीर जाएगा, जहां जहां जाएगा वैसे वैसे लिखेंगे। जैसे 1s स्क्वायर, इस तीर में और कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, तो केवल लिखेंगे 1s स्क्वायर। दूसरा एक तीर खत्म हुआ, दूसरा तीर में खाली केवल कौन आ रहा है 2s स्क्वायर, 2s स्क्वायर। तीसरा तीर में दूसरा तीर खत्म हो गया, कोई नहीं आ रहा। तीसरा तीर में देखिए 2p 6 भी आ रहा है, 3s स्क्वायर भी आ रहा है, तो लिखेंगे 2p 6 3s स्क्वायर। अब हम गिनते जाएंगे कि 11 होना चाहिए, तो गिनेंगे 2 2 4 6 4 10 10 2 12 हो गया। लेकिन हमें जरूरत कितना 11, तो 12 नहीं देके मतलब कि इस पर एक ही पावर देंगे। जैसे हम बोले s उपकक्ष जो है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 भरी जा सकती है, लेकिन एक भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब देखिए ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसको हम लिखेंगे कैसे संख्या में, तो ये हो गया पहली कक्षा में। ये कौन सी कक्षा होगी, 1 है, इसके कारण ये पहली कक्षा में। और ये दोनों के साथ 2 है, तो इसको कौन सा कक्षा में लिखेंगे, दूसरी कक्षा में। और ये 3 है इसके आगे, तो ये तीसरी कक्षा में। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया 2 हो गया। दूसरी कक्षा में 2 और 6 कितना हो गया 8 हो गया। और तीसरी कक्षा में कितना हो गया 1 हो गया। ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखते हैं ठीक इसी प्रकार जैसे जैसे तीर जाएगा वैसे ही वैसे, जैसे 2p6 3s स्क्वायर, ये तीर खत्म हो गया। उसके बाद आता है 3p6, ये तीर जा रहा है इधर 4s स्क्वायर, यानी कि यहाँ चल जाएगा, नहीं तीर के हिसाब से जाएगा। 3p6 के बाद 4s स्क्वायर, ये खत्म हुआ, उसके बाद ही यह तीर शुरू होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए क्लोरीन लेते Cl17, इसको कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्टली लिख ले जाएंगे वहां से 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6, उसके बाद 2p6 के बाद 3s
स्क्वायर, उसके बाद 3s स्क्वायर 3 खत्म, अगला शुरू होगा 3p6, 3p6 गिनते भी जाएंगे, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 हो गया। हमें जरूरत कितना है 17 का, तो एक बढ़ रहा है तो एक कम कर देंगे तो हो जाएगा कितना 5, 3 पर 3 5। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो पहला कक्षा में कितना है, पहला कक्षा में हम जान रहे हैं कि ये पहला कक्षा में और ये दोनों दूसरा कक्षा में और ये दोनों तीसरा कक्षा में। ये पहली कक्षा में हो गया, तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया 2, और दूसरी कक्षा में 2 और 6 कितना 8, और तीसरा कक्षा में कितना हो गया ये भी है और ये भी, तो 5 2 7। ये देखिए क्लोरीन 17 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 हो गया। इस तरह से आप किन्हीं भी तत्वों को निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे, कभी भी s स्क्वायर और d पर पावर 4 आना नहीं चाहिए 60 में। अब बोलेंगे केवल तो होगा कैसे, हो सकता है आ जाए, तब कैसे करेंगे, तो मैं उसका भी उपाय बताऊंगा। s स्क्वायर और d पर पावर 4 कभी भी साथ में आना नहीं चाहिए। दूसरा नंबर s स्क्वायर और d पर पावर 9 भी कभी भी एक साथ नहीं आना चाहिए। अगर आ गए तब क्या करेंगे, जैसे ई स्क्वायर जो है इसका एक पावर हम इसमें जोड़ देंगे, यानी कि कर देंगे क्या, स्क्वायर वाला को 1 में कर देंगे, और मतलब कि स्क्वायर है तो एक पावर घटा के डी वाला में जोड़ देंगे, यानी कि s और d पर पावर 5 कर देंगे। बस इतना चेंज कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा, मतलब कि वो निकल जाएगा। ये जो होता है अस्थायी होता है, क्या होता है अस्थायी, और अगर हम इसको इस तरह से कर देंगे तो हो जाएगा अस्थायी, मतलब अस्थायी मतलब बदलते रहते हैं, बदल सकते हैं। दूसरा इसमें भी इसी तरह से करेंगे, s का पावर 1 कर देंगे और इसमें जोड़ देंगे d पर पावर 10। अगर ऐसे कर देते हैं तो आप जितने भी तत्व हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल इन तत्वों पे लेता हूँ, जैसे कॉपर का लेता हूँ, कॉपर होता है कितना 29 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे 1s स्क्वायर 2, 1s स्क्वायर के बाद क्या हो जाएगा 2s स्क्वायर, 2s स्क्वायर 3 खत्म, अगला जाएगा क्या 2p6, 2p6 के साथ कौन आ रहा है 3s स्क्वायर, 3s स्क्वायर 3s स्क्वायर खत्म हो गया, अगला तीर कहाँ शुरू होने वाला 3p6, 3p6 किधर जाएंगे, इधर जाएंगे या तो तीर के हिसाब से जाएंगे, तो तीर के हिसाब से जाएंगे, तो 3p6 में कौन आ रहा है 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर के बाद कौन आने वाला है, ये तीर खत्म तो शुरू हो रहा है यहाँ से 3d10, 3d10 पहले देख लेंगे, गिन लेंगे कितना होता है 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, अब 20 10 30 हो रहा है, लेकिन होना कितना चाहिए 29, यानी कि इसमें 1 घटा देंगे तो हो जाएगा। तो क्या यह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यह सही या गलत है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि हम बताए थे कि कभी भी s स्क्वायर और d9 साथ में होना नहीं चाहिए, या तो s स्क्वायर और d पर पावर 4 भी साथ में होना नहीं चाहिए। तो ये देखिए s स्क्वायर और d पर पावर 9 जो साथ में, जो कि होना ठीक बात नहीं है, तो इसको सुधार के कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 1s स्क्वायर फाइनली हो जाएगा 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर, ये सबको ऐसे ही रहने देंगे 3p6, ये 4s स्क्वायर है तो हम इसके पावर 1 करेंगे और इसका जो है पावर उसमें ऐड कर देंगे, तो 3d पर पावर कितना हो गया 10, 3d पर पावर 10, ये हो गया ओरिजिनल जो भी मतलब इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, पहला कक्षा तो ये हो गया, दूसरा कक्षा यहाँ तक हो गया, तीसरा कक्षा में देखिए ये दोनों हो गया और उसके बाद ये हो गया, तो ये चौथा कक्षा में हो गया। तो पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है तो 2 है, दूसरा कक्षा में 8 है, तीसरा कक्षा में देखिए तीसरा कक्षा ये भी और ये भी है, तो 2 और 6 2 8 8 10 18, चौथा कक्षा में कितना है तो 1। ये हो गया कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, आप कभी भी मतलब किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने बोले और उसका अगर परमाणु संख्या याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, और ये रेयर केस में आता है। ये दोनों बात को हमेशा ध्यान देंगे, कभी भी s स्क्वायर और d पर पावर 4 आना नहीं चाहिए, और कभी भी s स्क्वायर और d पर पावर 9 जो है नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो इस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं। अब जैसे मान लिया जाए करता हूँ कि आप जो है इसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं।
सबसे पहले आप इतना प्रैक्टिस आउट है, आप सभी तत्वों को निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। और वीडियो को सबसे पहले अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ कि आप जरूर सीख गए होंगे और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। आपको हमेशा मैं आसान तरीका से हमेशा कुछ ना कुछ नया देता रहूँगा। तो अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।